हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कमर्शियल बैंक के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। द नेक्स्ट वन मैं आपको बताऊंगा क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, जो एग्जामिनेशन पर्पस से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिन्हें आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास यूनिट नंबर 2 दैट इज द मनी एंड बैंकिंग, जिसका पार्ट 2 हम करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कमर्शियल बैंक। सबसे पहला सवाल जो माइंड में आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने यहां पर डिफाइन किया। इट मीन्स एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव फंड्स from the public and gives loans and advances to those who needs them for the sole purpose of earning profit. I repeat again guys, commercial बैंक क्या होता है? तो commercial बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, तो 2 functions को perform करता है। The first one which receive the funds from the public and the second one who gives the loans and advances to those who needs them। यानी जिसको जरूरत है उसे पैसा देना है। और किस पर्पज से आप ऐसा करते हैं? फॉर द सोल पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आपको सिर्फ पैसा कमाना है। तो बैंक पैसा कैसे कमाती है? सबसे पहले वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और सेकेंड वन वो लोन्स देती है जिसको उसकी जरूरत होती है। मैं आपको एक और डेफिनेशन से क्लियर करता हूं। मैंने यहां पर लिखा बैंक एक्ट एज अ ब्रिज। तो याद रखिएगा, एक ब्रिज की तरह काम करता है बैंक। किसके बीच में ब्रिज बनाता है? बिटवीन द यूजर्स ऑफ द कैपिटल एंड दोज हु स्टे। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक एक ब्रिज की तरह है। तो ये हमारे पास एक ब्रिज है, तो ये 2 लोगों को जोड़ने का काम करती है। सबसे पहले उससे जिसने पैसा बचाया, तो पैसा किसने सेव किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने। और सेकेंड वन ये उसकी हेल्प करता है जो उस कैपिटल को यूज करने वाला है, दैट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर। तो ये हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक बनाता है, एक ब्रिज बनाता है, और उसी को क्या बोला जाता है? बैंक। अब यहां पर इसे डिटेल में समझाने के लिए मैंने 3 डिफरेंट नोट्स आपको दिया हुआ है। तो नोट नंबर 1 पर चलता हूं। मैंने लिखा अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे और मे नॉट बी अ बैंक। सो रिमेंबर, पहला सवाल जो आपके माइंड में आता है कि क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक होते हैं? सो द आंसर इज नो। रिमेंबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे और मे नॉट बी द बैंक। तो वो बैंक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपने कहा क्या हमें सपना आएगा कि बैंक कौन हो सकता है और कौन नहीं? तो सपने देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि बैंक होने के लिए यू शुड परफॉर्म द 2 फंक्शन। आपको 2 फंक्शंस को परफॉर्म करना है। द फर्स्ट फंक्शन इज द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। आपको सबसे पहले किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, मींस कि आपको फंड्स रिसीव करना है। और सेकेंड फंक्शन आपको लोन प्रोवाइड करना है। तो अगर आप इन 2 फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो आप कमर्शियल बैंक हैं। अगर आप इनमें से कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो आप कमर्शियल बैंक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपने पेटीएम का नाम सुना होगा। तो आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में काफी आगे चल रहा है। सारी दुनिया कहती है पेटीएम करो। तो जब हम पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम इज अ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का मतलब क्या है कि वो आपसे डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते। तो हम यहां पर पेटीएम को बैंक नहीं बोल सकते। इन द सेम ऑर्डर आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, जो गोल्ड के बिहाफ पर आपको लोन देते हैं। तो उनका सिर्फ एक ही पर्पस है, लोन देना। वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई हम उन्हें बैंक नहीं बोल सकते। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, बैंक बनना है तो 2 फंक्शन परफॉर्म करना है। सबसे पहले रिसीव करना है फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, सेकेंड वन आपको लोन्स देना है जिसको उसकी जरूरत है। नोट नंबर 2 की तरफ चलता हूं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, बैंक ने सबसे पहले क्या किया? फंड रिसीव किया। तो मैं जिससे फंड रिसीव कर रहा हूं उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड द बोरिंग रेट। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लिखा? द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच
कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इज बोरोइंग रेट। तो याद रखिएगा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक ने आपसे पैसा लिया, तो मैं एक तरीके से कमर्शियल बैंक को मैं आपसे बोरो कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने मेरे पास डिपॉजिट करवाया, दैट इज कॉल्ड अ बोरोइंग रेट। और फिर आपके पैसे को मैंने किसी और को एज अ लोन दे दिया, दैट इज कॉल्ड अ लेंडिंग रेट। सो ध्यान दीजिएगा, कमर्शियल बैंक दो फंक्शन करती है। पहला फंक्शन किया डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, दैट इज द बोरिंग रेट। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैं किसी और को दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द लेंडिंग रेट। दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट। और बैंक्स के प्रॉफिट को हम स्प्रेड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक अलग टर्म यूज किया जाता है, बैंकिंग प्रॉफिट को स्प्रेड बोला जाता है। तो स्प्रेड का क्या फॉर्मूला होगा, मैंने लिखा लेंडिंग रेट माइनस बोरिंग रेट। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने लोन दिया, उसमें से माइनस कर दीजिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने आपसे लोन लिया। सो दैट इज अ सिंपल वर्ड, स्प्रेड। चलिए, तो आता हूं नेक्स्ट वन की तरफ। और नेक्स्ट वन आपके पास आता है फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। एग्जामिनेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हमने इसे टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी फंक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड द मेन फंक्शन, एंड द सेकंड वन इज द सेकेंडरी फंक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज द डेरिवेटिव फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक क्या है, अभी आपने डिस्कस किया था। कमर्शियल बैंक दो फंक्शन करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड द सेकंड वन एडवांसिंग लोन। तो अब इसे हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की बात करें, तो तीन बेसिस पर आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है। द फर्स्ट वन आपके पास आता है करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स एक्चुअली में बिजनेस फर्म्स के जो अकाउंट होते हैं उन्हें करंट अकाउंट बोला जाता है, जहां पर जनरली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो दैट इज कॉल्ड द करंट डिपॉजिट। यहां पर आप जितनी बार पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो करंट डिपॉजिट। द सेकेंड वन आपके पास आता है सेविंग डिपॉजिट, जहां पर हम लोग यानी कि जो हाउस होल्ड है वो अपना पैसा सेव करते हैं। तो यहां पर भी हम पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं आपके पास। सो दैट इज अ सेविंग डिपॉजिट। एंड द थर्ड वन आपके पास आता है फिक्स डिपॉजिट, जहां पर एक लॉन्ग टाइम के लिए आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का ही एक सब पार्ट होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जहां पर मंथली बेसिस आप कुछ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट वन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, की बैंक कहां से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है एडवांसिंग लोन्स। अब लोन्स किस बेसिस पर दिया जाता है, तो द फर्स्ट वन आता है कैश क्रेडिट, जहां पर कैश के बिहाफ पर हम क्रेडिट देते हैं अगेंस्ट द करंट एसेट्स। आपकी जो भी करंट एसेट्स ऑफ द फर्म होता है उसके बेसिस पर आपको लोन मिलता है। एक तरीके से आप क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं, तो वो आपके पास कैश क्रेडिट का ही काम करता है। सेकेंड वन आता है डिमांड लोन्स, जहां पर आप लोन्स की डिमांड करते हैं। मुझे कार परचेज करना है, मुझे कार लोन चाहिए, तो मैं डिमांड कर रहा हूं लोन की, सो दैट इज कॉल्ड द डिमांड लोन्स। थर्ड वन आपके पास आता है शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म लोन्स। किसी और पर्पस के लिए अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स चाहिए, तो अगेन सम कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है सिक्योरिटी, उसके बेसिस पर आपको लोन मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दीज आर द टू बेसिक फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। नाउ व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो औकात से ज्यादा, यानी कि जब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपको किसी को 1,10,000 की पेमेंट करनी है, तो 10,000 रुपए की पेमेंट आपके बिहाफ पर आपका बैंक आपकी पार्टी को कर देता है। दैट मीन्स कि वो आपको ओवरड्राफ्ट दे रहा है, आपकी औकात से ज्यादा पैसे आपको देता है, बाद में आपको वापस करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हमारे पास जो भी ट्रस्ट वर्थी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ट्रस्ट वर्थी अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उन्हें हम ये फैसिलिटीज देते हैं। नेक्स्ट वन आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप जानते हैं दुकानों के अंदर जो पेमेंट होती है वो जनरली बिल्स के थ्रू होती है। बिल्स का मतलब क्या होता है गाइस? बिल्स का मतलब होता है गारंटी पेपर। मेरे पास अभी आपके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं आपको एक गारंटी पेपर देता हूं
कि 3 महीने के अंदर मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, सो दैट इज कॉल्ड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 3 महीने के बाद आप इस बिल को एक्सचेंज करवा सकते हैं, कैश करवा सकते हैं। पर अगर आपको उस बिल की जरूरत, उस पैसे की जरूरत 3 महीने से पहले पड़ जाए तो आप बैंक से जाकर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ कमीशन काटने के बाद आपको पैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना यानी कि समय से पहले, उसकी मैच्योरिटी से पहले उसे विड्रॉ कर लेना। तीसरा फंक्शन आता है एजेंसी फंक्शन, जिसे मैं लाड साहब फंक्शन बोलता हूं। तो कमर्शियल बैंक आपको लाड साहब बनाना चाहता है तो बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देता है। द फर्स्ट वन आता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स। आप एक जगह से दूसरी जगह फंड्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग आपके पास है, दूसरे भी सोर्सेस आपके पास हैं, एनईएफटी आप कर सकते हैं, तो बैंक आपको ये फैसिलिटीज देता है। द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन एंड द पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। अगर आपको कहीं से पैसे रिसीव करने हैं तो आप घर बैठे रहिए, आपका कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पर पैसे रिसीव करेगा। अगर आपको किसी को पैसे पे करने हैं तो आपका कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पर पैसे पे कर देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, या जो भी खर्चे हैं, आपका कमर्शियल बैंक आपके अकाउंट से डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट कर देता है। सो दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन एंड द पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम। नेक्स्ट वन आता है सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन टूर करना चाहते हैं, आपके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, तो आपके बिहाफ पर आपका कमर्शियल बैंक सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी करता है, सिक्योरिटीज भी करता है। आप कोई सिक्योरिटी बाय करना चाहते हैं तो आपका कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पर बाय करता है। द नेक्स्ट वन इज द इनकम टैक्स कॉन्सल्टेंसी। आपको कितना इनकम टैक्स पे करना है तो वो सारी चीजें कंसल्ट करने का काम कमर्शियल बैंक करता है। इस जैसे ना जाने कितने सारे काम आपका कमर्शियल बैंक आपके लिए करता है। नाउ द नेक्स्ट वन आता है, द लास्ट वन इज द जनरल यूटिलिटी फंक्शन। कुछ जनरल यूटिलिटी, आपके फायदे के लिए कुछ और करना चाहता हूं। और क्या कर रहा हूं, तो सबसे पहले लॉकर्स फैसिलिटी। आपके घर पे बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है या बहुत सारी सिक्योरिटीज के पेपर है और आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि लॉकर फैसिलिटी आप हमारे यहाँ पर रख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द ट्रेवलर्स चेक। अगर आप दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में जाते हैं और आप बहुत सारा कैश कैरी नहीं करना चाहते तो बैंक आपको ट्रेवलर्स चेक फैसिलिटी देता है, वहां जाकर आप चेक को कैश में विड्रॉ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर आपको किसी और बैंक से या कभी भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो लोन हमेशा आपकी ट्रस्ट वर्दी पर दिया जाता है। आपकी वैल्यू क्या है, तो आपकी वैल्यू की गारंटी आपका कमर्शियल बैंक लेता है, दैट इज कॉल्ड द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो यहां पर मैंने आपको बताया फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इस तरीके से दो मेन फंक्शंस आपके पास है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड द मनी क्रिएशन और द क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। आज की क्लास में अब आप ये सीखेंगे कि कमर्शियल बैंक मनी किस तरीके से क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। दो मेन चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं मनी क्रिएशन को किसी भी इकोनॉमी के अंदर। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी डिपॉजिट, जिसे आप इनिशियल डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है गाइस कि जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होगा दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डिपॉजिट। एंड द सेकेंड वन आता है लीगल रिजर्व रेशियो, दैट इज कॉल्ड द LRR। नाउ व्हाट इज द लीगल रिजर्व रेशियो, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आगे की वीडियोस में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले। तो सबसे पहले लीगल का मतलब रखना ही रखना पड़ेगा क्या, रिजर्व का एक रेशियो। तो याद रखिएगा बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है वो एंटायर अमाउंट किसी को लोन नहीं दे सकते। जैसा कि आप जानते हैं कमर्शियल बैंक टू फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, द सेकेंड वन इज द एडवांसिंग लोन। तो जितना पैसा मैं एज एन डिपॉजिट एक्सेप्ट करता हूं, क्या सारा पैसा मैं एज एन लोन दे सकता हूं, तो द आंसर इज नो। आप सारे पैसे एज अ लोन नहीं दे सकते क्योंकि सेंट्रल बैंक आपसे कहती है कि कुछ पैसे आपको रिजर्व में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका कस्टमर कभी भी आपसे पैसे वापस मांगने के लिए आ जाए। दैट्स व्हाई बैंक को हमेशा लीगल फॉर्म में डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में कीप करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द LRR।
ये कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बैंक चेक करती है अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि कितने परसेंटेज ऑफ लोग हमसे पैसा विड्रॉ करने आ जाते हैं, तो उसके बेसिस पर आप एलआरआर को कीप करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एलआरआर क्या होता है, डिपॉजिट का जो परसेंटेज किस में रखना है, रिजर्व में। रिजर्व का मतलब जो पैसा आप किसी को एज अ लोन नहीं दे सकते, दैट इज कॉल्ड द एलआरआर। अब मनी क्रिएशन का टेबल समझाने से पहले कुछ एजम्पशंस की तरफ चलूंगा। हम कुछ चीजें मान लेते हैं जिससे चीजें हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। द फर्स्ट वन, अ कंट्री हैज ओनली वन बैंक। सबसे पहले और आसान चीज हमें ये मानकर चलनी है कि हमारी कंट्री में एक सिंगल बैंक है, तो हर किसी का अकाउंट सिर्फ उसी बैंक के साथ है, एंड दैट इज कॉल्ड द सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। सेकेंड वन मैंने यहां पे लिखा, ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक्स। यहां पर हमें यह मानना है कि इंडिया में 100% ऑफ ट्रांजेक्शन बैंक्स के थ्रू ही होता है। तो जो भी रिसीविंग होती है वो बैंक्स को होती है, और जो भी पेमेंट्स होती हैं वो चेक के थ्रू बैंक से ही की जाती हैं। तो रिमेंबर रखिएगा, रिसीट भी 100% होगा बैंक से, और पेमेंट भी 100% होगा सिर्फ बैंक के थ्रू। Now the last one, all the money that goes out of the banks are redeposited into the banks। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था सेकेंड पॉइंट में, जितना पैसा बैंक से विड्रॉ होगा उतना पैसा बैंक के पास वापस रीडिपॉजिट हो जाएगा। और ये कुछ एजम्पशन है जिसके बेसिस पर अब हम इस टेबल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट कॉलम्स बनाए हुए। फर्स्ट कॉलम जहां पर हम राउंड्स की बात करेंगे, सेकेंड वन जहां पर हम डिपॉजिट्स की बात करेंगे, थर्ड वन आपके पास एलआरआर आएगा जो हमने 20% कीप किया हुआ है। आप 10% भी ले सकते हैं, 25% भी ले सकते हैं, एंड द लास्ट वन इज द लोन। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, क्या हुआ, तो हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट राउंड के अंदर, तो बैंक के पास एक डिपॉजिट आता है 10,000 रुपीज का। तो फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट बैंक के पास आएगा दैट इज नोन एज द प्राइमरी डिपॉजिट। मैंने आपको अभी समझाया था, प्राइमरी डिपॉजिट जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होता है, तो बैंक के पास जो फर्स्ट टाइम फंड्स आया दैट इज द प्राइमरी डिपॉजिट 10,000। अब बैंक क्या करेगी, क्या ये एंटायर अमाउंट एज अ लोन दे सकती है? तो ऐसे कैसे, आपको कुछ परसेंटेज कहां पर कीप करना पड़ेगा, रिजर्व में। आपने कितना रिजर्व माना है, 20%। तो 10,000 का 20% निकाल लीजिए, तो हमारे पास आया 2,000 रुपीज। और 2,000 निकालने के बाद आपने किसी एक पार्टी को 8,000 का लोन दे दिया। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी डाउट हो, मैं फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, एक पर्सन ने 10,000 डिपॉजिट किया, बैंक ने उसका क्या किया, 20% रिजर्व में कीप किया, बाकी अमाउंट किसी को लोन दे दिया। अब मान लीजिए जिसको हमने ये लोन दिया उसे किसी थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी थी। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपने जिसको लोन दिया उसे किसी थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी थी, तो वो पेमेंट किसके थ्रू करेगा, चेक के थ्रू। हमने एक एजम्पशन माना था, दैट मीन्स कि मुझे अगर आपकी पेमेंट करनी है 8,000 रुपए की, तो बैंक से जो लोन मुझे मिला है उससे मैं चेक के थ्रू आपको पे करूंगा। दैट मीन्स कि आपके अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो गया, 8,000 रुपीज। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, जितना पैसा बैंक से विड्रॉ हुआ उतना पैसा बैंक में वापस आ गया। दैट इज एजम्पशन नंबर 3। तो आपको सिंपल चीज याद रखनी है कि जितना भी पैसा बैंक से विड्रॉ हो रहा है वो नेक्स्ट राउंड में बैंक के पास वापस आ रहा है। और इसके पीछे रटने वाला कुछ नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक है कि जिस पर्सन को ये लोन मिला है उस पर्सन को किसी थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी है। तो थर्ड पार्टी की पेमेंट वो किसके थ्रू करता है, चेक के थ्रू। तो जितना पैसा बैंक से विड्रॉ हुआ था वो वापस से कहां पर आ गया, बैंक के पास। दैट इज द सिंपल स्ट्रेटेजी। अब बैंक क्या करेगी, तो बैंक फिर से इसका 20% रखेगी, कहां पर, रिजर्व में। और रिमेनिंग अमाउंट आपने क्या किया, लोन प्रोवाइड कर दिया किसी नेक्स्ट पर्सन को। फिर से वही स्टोरी चल रही है गाइस, जिस पर्सन को आपने लोन दिया उससे किसी और की पेमेंट करनी थी, और उसने वो पेमेंट किसके थ्रू किया, चेक के थ्रू। यानी कि बैंक के पास फिर से कितना डिपॉजिट आ गया, 6,400 रुपीज। बैंक फिर से वही कहानी रिपीट करेगी, 20% कहां पर रखना है जी, रिजर्व में। और रिमेनिंग अमाउंट आपने क्या किया, एज अ लोन प्रोवाइड कर दिया। फिर से वही स्टोरी आएगी गाइस कि जितना लोन मिला उसे किसी और की पेमेंट करनी थी, तो उसने बैंक में फिर से रीडिपॉजिट कर दिया।
तो हर राउंड में आपको एक सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है कि जितना पैसा बैंक से विड्रॉ हो रहा है वो नेक्स्ट राउंड में बैंक में रीडिपॉजिट होता जा रहा है, और बैंक हर बार सेम प्रोसेस कर रही है, 20% रिजर्व में कीप करती है और किसी को पैसा चिपका देती है, फिर से वो पैसा बैंक के पास आता है और फिर से वही प्रोसेस होने लग जाता है। फिर से बैंक के पास 5120 आया, बैंक ने क्या किया, इसका 20% कीप कर लिया, याद रखिएगा, और रिमेनिंग अमाउंट हमने एज अ लोन दे दिया। ये प्रोसेस आपका कुछ इसी तरीके से चलता ही रहता है, तो याद रखिएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यहां पर हमारी स्टोरी एंड नहीं हुई, ये स्टोरी आगे और चल रही है। तो अब इसके बेसिस पर हम देखेंगे कि टोटल कितना मनी क्रिएशन हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद अब हम बात करेंगे कि टोटल कितना मनी क्रिएशन हुआ। तो मनी क्रिएशन निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे लिखा 1/LRR इंटू द प्राइमरी डिपॉजिट। आप जानते हैं LRR इज द लीगल रिजर्व रेशियो, जो हमने 20% कीप किया हुआ है। प्राइमरी डिपॉजिट इज द इनिशियल डिपॉजिट, जो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होता है। तो आप अगर यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 1/20% मल्टीप्लाई बाय द प्राइमरी डिपॉजिट कितना है आपके पास, 10,000 रुपीज। सो 20% का मतलब 20/100 होता है, जिसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.2 आता है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 10,000 के साथ। आपने डेसिमल रिप्लेस किया, 1 लाख अपॉन 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये 50,000 रुपीज हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं जो टोटल डिपॉजिट होगा इकोनॉमी के अंदर कितना होगा, 50,000, जिसका 20% आपको किसमें कीप करना है, रिजर्व में, दैट इज कॉल्ड द 10,000, और रिमेनिंग अमाउंट आपने एज अ लोन दे दिया, दैट इज कॉल्ड द 40,000 रुपीज। याद रखना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बैंक के पास एक्चुअली में सिर्फ कितना पैसा था, 10,000 रुपीज, पर इकोनॉमी में मनी क्रिएशन के थ्रू उन्होंने 10,000 को कितना बना दिया, 50,000 रुपीज, एंड दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक। सो रिमेंबर, एक और चीज आप यहां पर लर्न कर सकते हैं, जितना भी आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते हैं आपका टोटल ऑफ LRR हमेशा सेम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी फर्स्ट टाइम डिपॉजिट हुआ अल्टीमेटली आपके LRR का टोटल भी उतना ही आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां से कुछ और चीजें डिटेल में निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा मनी मल्टीप्लायर। आपको पता होना चाहिए मनी मल्टीप्लायर का मतलब कि मनी खुद को कितनी बार मल्टीप्लाई करें। तो मनी मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, 1/LRR। नाउ 1/LRR अभी आपने सॉल्व किया था 20%। 20% का मतलब होता है 0.2। डेसिमल आप रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, दैट इज द 5 टाइम्स। दैट मीन्स कि जितना भी मनी डिपॉजिट होगा उसका 5 टाइम्स हम मनी क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारा LRR 20% है। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमारा डिपॉजिट था 10,000, उसका 5 टाइम्स कितना हो गया, 50,000। दैट इज द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट वन मैंने लिखा प्राइमरी डिपॉजिट। तो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग प्राइमरी डिपॉजिट कितना, 10,000 रुपीज। अगर हम टोटल डिपॉजिट निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय प्राइमरी डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्राइमरी डिपॉजिट के साथ। तो मनी मल्टीप्लायर था 5, मल्टीप्लाई आपने किया प्राइमरी डिपॉजिट, तो कितना हो गया, 10,000। सो व्हाट इज द टोटल डिपॉजिट, 50,000 रुपीज। अभी आपने निकाला था। नाउ द लास्ट वन इज द सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी क्या होता है, प्राइमरी जो जमा हुआ, सेकेंडरी जो उसके बाद डिपॉजिट हुआ। तो प्राइमरी के बाद जितने भी डिपॉजिट्स हुए वो किसकी वजह से डिपॉजिट्स हुए, बिकॉज ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो आप सेकेंडरी डिपॉजिट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा टोटल डिपॉजिट में से प्राइमरी डिपॉजिट को माइनस कर दीजिए। तो हमारा टोटल डिपॉजिट कितना, 50,000, प्राइमरी डिपॉजिट कितना, 10,000। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट, दैट इज द 40,000 रुपीज। तो ध्यान दीजिएगा प्राइमरी था 10,000, सेकेंडरी था आपका 40,000, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। तो इसके यहाँ पर अब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, और जैसे मैंने आपको समझाया ठीक उसी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अपने वर्ड्स में भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने लिखा लेट्स सपोज एन इंडिविजुअल ए
डिपॉजिट्स ₹10,000 इन द बैंक। सबसे पहले हमारे पास कितना डिपॉजिट हुआ था? 10,000 मान लीजिए किसी इंडिविजुअल ने करवाया जिसका नाम हमने ए रख दिया। दैट कीप्स द 20% दैट इज 2,000 इन रिजर्व एंड रिमेनिंग अमाउंट एज अ लोन टू बी। तो बैंक ने क्या किया जी? 20% रिजर्व में कीप किया, 80% यानी कि बाकी अमाउंट जो 8,000 का था वो बी को लोन दे दिया। अब बी को क्या करना था? तो मैंने लिखा बी यूज दिस मनी फॉर द पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स थी। बी को किसी और की पेमेंट करनी थी, तो वो पेमेंट किसके थ्रू करेगा? चेक के थ्रू। तो ध्यान दीजिएगा हमने आगे क्या लिखा? इट मीन्स द मनी स्पेंड बाय बी कम्स बैक इन द बैंक अगेन। तो जितना पैसा बैंक से विड्रॉ हुआ वो वापस बैंक के पास आ गया। दैट कीप्स 20% दैट इज 1,600 रुपीज। फिर से बैंक ने क्या किया? 1,600 रिजर्व में कीप किया, बाकी अमाउंट किसको दे दिया जी? डी को। तो ध्यान दीजिएगा प्रोसेस इसी तरीके से चल रही है। और लास्ट में मैंने क्या लिखा? दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द टोटल कैश रिजर्व। तो टोटल जो आपका कैश रिजर्व है जिसे आपने लीगल रिजर्व रेशियो बोला था, सो द टोटल कैश रिजर्व्स become equal to the initial deposit। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब प्राइमरी डिपॉजिट होता है। तो जब तक आपका लीगल रिजर्व रेशियो टोटल जो है वो इनिशियल डिमांड डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। सो दिस इज द मनी क्रिएशन इज ऑल अबाउट। कुछ बुक्स के अंदर मनी क्रिएशन का एक और फॉर्मूला गिवन है 1/CRR इनटू द प्राइमरी डिपॉजिट। ध्यान दीजिएगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग अब हम एलआरआर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सीआरआर। तो इन चीजों को आप करेक्ट कर सकते हैं। मैंने अब इसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो यहां आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।